एक आदमी जंगल के रास्ते कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जंगल में एक लड़का और लड़की जो है शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, आपत्तिजनक हालत में होते हैं। ये आदमी क्या करता है, उन दोनों को छुप के देखता है। थोड़ी देर तक तो देखता है, इसके बाद ये सीधा एक गांव में चला जाता है। वहाँ पे एसएच का एक साथी मिलता है कि उसे बताता है कि जंगल में एक लड़का और लड़की जो है आपत्तिजनक हालत में देखे थे मैंने। अब जैसे ही इसका साथी ये वाली बात सुनता है तो वो क्या करता है, एक लाठी उठाता है और इसे कुल्हाड़ी देता है और ये दोनों जंगल में चले जाते हैं उन्हीं लड़का और लड़की को देखने के लिए। वहाँ पे जब ये दोनों जाते हैं तो जैसे वो लड़का और लड़की पहले आपत्तिजनक हालत में थे, अभी भी वो उसी तरह से आपत्तिजनक हालत में थे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लड़का और लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इनके परिवार वाले इन दोनों को ढूंढते हैं लेकिन ये दोनों मिलते नहीं हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 14 दिन गुजर जाते हैं और 14 दिन बाद पुलिस को दो लाशें मिलती हैं। और जब 2 लाशें मिलती हैं तो पुलिस जो है इनकी जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल जब की जाती है तो वहाँ पे 2 यूज्ड कॉन्डम पाते हैं और उन 2 यूज्ड कॉन्डम की वजह से पुलिस जो है कातिल तक पहुँच जाती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, आज की कहानी इन्हीं 2 लड़के लड़की के ऊपर है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये गायब हो गए थे। इनकी लाशें मिली थीं और 2 यूज्ड कॉन्डम की वजह से कातिल को कैसे पकड़ा गया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर से। और छतरपुर में एक लड़की रहती है जो कि बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा है। नाम है साक्षी। साक्षी अपने चाचा चाची के घर पे रह के पढ़ाई कर रही है। इसका एक दोस्त भी है, दोस्त का नाम है मोनू। मोनू और साक्षी जो हैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। होता क्या है दोस्तों, ये बात है 11 अगस्त 2017 की। 11 अगस्त 2017 की सुबह ही मोनू और साक्षी जो हैं घूमने का प्लानिंग करते हैं कि कहीं घूमने चलेंगे। इसीलिए जो साक्षी है सुबह जब कॉलेज के लिए जाती है तो अपनी चाची से कह देती है कि चाची मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए आज शाम को आने में मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी। चाची कहती है कि ठीक है भाई, चले जाओ। अब इसके बाद में मोनू और साक्षी जो हैं कहीं एकांत जगह ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इनको थोड़ा बहुत रोमांस भी करना था। अब ये जो है पहले होटल की बात करते हैं कि किसी होटल में चलते हैं, रूम ले लेते हैं। लेकिन होटल में जो है पूछताछ होती है, आईडी जमा होती है। अगर पुलिस का छापा पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बदनामी हो जाएगी। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। कभी सोचते हैं कि किसी नदी किनारे चले जाएं, किसी सुनसान जगह चले जाएं। तभी लड़का और लड़की जो है दोनों प्लानिंग करते हैं कि किसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाके ये दोनों बैठ जाते हैं और वहाँ पे ये दोनों बातें करने लगते हैं। और इसके बाद सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, शाम के लगभग 6 बज जाते हैं। अब 6 बजे तक मोनू और साक्षी जो है अपने घर पे नहीं पहुँचे थे। इसीलिए जो साक्षी की जो चाची है उसे फ़ोन करती है, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, हर जगह ढूंढती है, कहीं मिलता नहीं है। दूसरी तरफ जो है मोनू है, मोनू के परिवार वाले भी उसको फ़ोन कर रहे होते हैं तो मोनू का नंबर भी नहीं लग रहा होता। साक्षी और मोनू का घर जो है ज़्यादा दूरी पर नहीं था, नज़दीक में ही था। और इनके परिवार वालों को भी पता था कि ये दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इन दोनों की जाति जो है अलग थी। इसीलिए परिवार वाले जो है इनकी शादी के खिलाफ थे। शाम को 6 से रात को 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है। परिवार वाले सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनू और साक्षी जो है घर को छोड़ के भाग गए हों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हम इनकी शादी होने नहीं देंगे। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मोनू और साक्षी घर से भाग गए हैं। इसीलिए मोनू के परिवार वाले और साक्षी के परिवार वाले जो हैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं लगाते, क्योंकि इन्हें डर होता है इज्जत का, क्योंकि समाज में पता चल गया कि लड़का और लड़की भाग गए तो आगे दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए ये लोग क्या है, मिसिंग की रिपोर्ट लिखाते नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन कहीं मिलते नहीं हैं। अब दोस्तों, दिन गुजरने लगते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते करते 14 दिन गुजर जाते हैं। तारीख आती है 25 अगस्त 2017। 25 अगस्त 2017 को क्या होता है, झंझन देवी का जंगल है, वहीं से किसान गुजर रहा था। किसान के साथ में उसका कुत्ता भी था। तो किसान सीधा सीधा चल रहा था, कुत्ते को जिधर से कोई चीज़ खाने पीने की मिल रही थी तो उधर जाके मुंह मार रहा था।
अब होता क्या है, चलते चलते किसान का कुत्ता जो है एक इंसान के हाथ को उठा के ले आता है। उसके मुंह में एक इंसान का हाथ होता है, यानी कि हाथ अलग होता है बिल्कुल। अब जैसे ही किसान ये वाली चीज़ देखता है तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है कि देखिए मेरा कुत्ता जो है एक इंसान के हाथ को लेकर आया है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो आसपास के एरिया को पूरे को छान मारती है। लगभग 200 मीटर के एरिया में जो है अलग अलग जगह पे शरीर के अलग अलग हिस्से पड़े थे। कहीं हाथ पड़ा था, कहीं पैर पड़ा था, कहीं धड़ पड़ा था, यानी कि बहुत सारे हिस्से थे। अब उन सारे हिस्सों को जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि ये किसी एक इंसान का हिस्सा नहीं है शरीर का, ये 2 इंसानों के शरीर के हिस्से हैं। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस जो है उनकी फ़ोटो खींचती है। जानवरों ने जो है दोनों इंसानों को काटा हुआ था बुरी तरह से, यानी कि उनकी पहचान हो नहीं पा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले जो हैं उनकी फ़ोटोग्राफी करवाते हैं। आसपास के थानों में, चौकियों में, सब जगह पे ये खबर पहुंचा देते हैं कि 2 लोगों की लाश पाई है, अगर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हो तो हमें बताना। और दूसरी तरफ जो है साक्षी और मोनू के परिवार वाले उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको वो कहीं मिलते नहीं हैं। अब कोई साक्षी के परिवार वालों को बताता है कि 2 लोगों की लाश जो है झंझन देवी के जंगल में पाई है, एक बार आप ऐसा करो, उन पुलिस वालों से संपर्क साधो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी की लाश हो। अब जैसे ही लाश वाली बात सामने आती है तो साक्षी के चाची चाचा चौंक जाते हैं। अब वो पुलिस के पास जाते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ जो है फॉरेंसिक की टीम जंगल में काम कर रही थी, और जब फॉरेंसिक की टीम जंगल में जाँच पड़ताल कर रही थी तो पुलिस को जो है वहाँ से जहर की एक शीशी मिलती है, 2 यूज्ड कॉन्डोम मिलते हैं, वहाँ पे कुछ उल्टी मिलती है, जैसे कि मानो किसी ने वहाँ पे उल्टी की हो, और शरीर के हिस्से जो है आसपास के एरिया में फैले हुए थे। अब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इन्होंने जहर खाया है और जहर खाने की वजह से इन्होंने उल्टी की है। स्कूल का बैग मिलता है, लड़की के सैंडल मिलते हैं, लड़की के कपड़े मिलते हैं, एक ब्रासलेट मिलता है और लड़के के कपड़े मिलते हैं। अब इधर से साक्षी के परिवार वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और साक्षी के परिवार वाले जो है मोनू के परिवार वालों को भी जानते थे और बोलचाल अच्छी थी। अब ये लोग जो है वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे चीज़ों की पहचान कराई जाती है, स्कूल के बैग की, लड़की के कपड़े की, सैंडल की। अब जैसे ही पहचान कराई जाती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं, साक्षी की ही लाश है। अब इधर से मोनू के परिवार वाले भी पहुँच जाते हैं, और पुलिस वाले जंगल में और भी चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं। तो वहाँ पे उन्हें जो है जो मोनू का ब्रेसलेट और कपड़े पाते हैं तो उसे देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये जो है मोनू ही है। अब ये वाली बात कंफर्म हो जाती है कि जो 2 लाशें मिली हैं वो एक लड़का मोनू और लड़की साक्षी की ही हैं। अब मोनू के परिवार वाले हैं जो वो कहते हैं कि मोनू जो है हमेशा अपने साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड रखता था, इसका मोबाइल कहाँ है। अब ढूंढा जाता है तो कहीं पे कोई मोबाइल भी नहीं मिलता, ना लड़की का ना लड़के का। फ़ोन मिला के देखा जाता है तो स्विच ऑफ होता है। साक्षी और मोनू के परिवार वालों से बात की जाती है कि इन दोनों का रिश्ता कैसा था, तो साक्षी और मोनू के परिवार वाले बताते हैं कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे, आपस में प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों के परिवार का जो है जाति जो है वो अलग अलग है, और ये वाली बात इनको भी मालूम थी कि हम इन दोनों की शादी नहीं होने देंगे। हमने सोचा कि ये शायद घर से भाग गए हैं, लेकिन 14 दिन बाद इनकी लाश मिली है। अब पुलिस वाले भी यही सोचते हैं कि भाई वहाँ पे जो है जहर की शीशी पड़ी हुई थी, शायद घर वाले इनकी शादी नहीं करवा रहे होंगे, इनको टॉर्चर कर रहे होंगे, इनको डांट रहे फटकार रहे होंगे। इसी सारी चीज़ से परेशान होकर इन लोगों ने जो है जहर खा लिया है, और जहर खा के इन्होंने अपनी जान दे दी है। अब पुलिस वालों ने शुरुआत में यही सोचा। अब होता क्या है, साक्षी और मोनू इन दोनों के परिवार वालों से एक एक करके पूछा जाता है, अलग अलग तरह के सवाल किए जाते हैं, लेकिन इनके सवालों के जवाब में जो है बयान में ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मानो इन्होंने कुछ किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जगह पे साक्षी और मोनू की लाश के शरीर के टुकड़े पाए थे वहाँ पे पुलिस को जो है 2 यूज्ड कॉन्डम पाए थे, बोतल पाई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इन लोगों ने शराब पी हो। अब पता चलता है कि मोनू और साक्षी जो है शराब पीते नहीं हैं। कुछ नमकीन के से रैपर पाए थे, यानी कि जिसने शराब पी होगी उसने नमकीन भी खाई है। लेकिन वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ पाई थी, उन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अकेला मोनू नहीं था, आदमियों की संख्या जो है एक से ज़्यादा थी। लड़की तो एक ही थी, लेकिन जो आदमी हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, मोनू और साक्षी इन दोनों के नंबर की CDR निकलवाते हैं, लोकेशन निकलवाते हैं, इनके नंबर को सर्विलांस पे डालते हैं, और जब इनकी CDR लोकेशन सर्विलांस पे डालते हैं
तो पुलिस को कुछ भी ऐसा मिलता नहीं है कि इन्होंने किसी गलत आदमी से बात की हो या इनके साथ कोई और भी यहाँ पे आया हो, उसने ये हत्या करके इनको फेंक दिया हो। अब पुलिस वाले सबूतों को जुटाने में लगे हुए थे और साक्षी और मोनू इन दोनों के नंबर को जो है सर्विलांस पे डाल देते हैं कि इनके नंबर कभी ना कभी तो ऑन होंगे। अब होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन बाद अचानक से ही साक्षी का नंबर जो है ऑन हो जाता है और जो मोनू है उसका नंबर ऑफ ही रहता है। अब पुलिस वाले ये देखते हैं, उसकी लोकेशन निकालते हैं कि ये नंबर कहाँ का है, तो पता चलता है कि जो झंझन देवी का मंदिर है उसके नज़दीक में ही एक गांव है और उसी गांव में वो नंबर एक्टिव है। अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे ही उस घर पे जाते हैं जहाँ पे ये नंबर एक्टिव होता है। अब जिसके घर पे ये नंबर एक्टिव होता है, जिसका नाम होता है कांता कुशवाहा, कांता कुशवाहा के घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और सीधे ही कांता कुशवाहा को पकड़ लिया जाता है। और जैसे ही पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ से आया। अब जैसे ही उससे पूछा जाता है तो कांता कुशवाहा जो है हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो कहता है कि साहब ये मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा एक दोस्त है देवेंद्र रॉय, देवेंद्र रॉय ने कुछ दिन पहले ये मोबाइल मेरे को दिया है और मैंने कुछ दिन पहले इसको ऑन किया है। अब उससे पूछा जाता है कि देवेंद्र रॉय कौन है, कहाँ पे रहता है, तो कांता कुशवाहा क्या करता है, उन पुलिस वालों को लेकर देवेंद्र रॉय के घर पे पहुंच जाता है कि इस घर में रहता है और ये देवेंद्र रॉय। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही देवेंद्र रॉय को हिरासत में ले लेते हैं और फिर उससे पूछा जाता है कि अब बताओ तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया। अब जब उसको हिरासत में लिया जाता है तो देवेंद्र रॉय बताता है कि मैं जो है जंगल के रास्ते जा रहा था, जंगल में एक लड़का और एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और उनके पास ही ये 2 मोबाइल थे, तो ये 2 मोबाइल जो है मैंने उठा लिए और उनमें से एक मोबाइल मैंने इसको दे दिया। अब देवेंद्र रॉय से ये वाली बात की जाती है तो अरे यार ये क्या बात है कि इसने लाशें देखी थी और उनको मोबाइल को उठा लाया। उससे पूछताछ होती है तो कुछ भी ऐसी चीज़ मिलती नहीं है कि शायद देवेंद्र रॉय ने कुछ गलत किया हो या नहीं किया हो। अब होता क्या है, देवेंद्र रॉय का नंबर लिया जाता है और उसको सर्विलांस पे डाला जाता है, उसकी लोकेशन निकाली जाती है और उसकी CDR भी निकाली जाती है। और जब CDR निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है, सर्विलांस पे डाला जाता है तो पुलिस को कुछ क्लू मिलते हैं। दरअसल जो देवेंद्र रॉय है वो रोजाना जंगल के रास्ते एक फार्म हाउस पे जाता है और फार्म हाउस पे ये जो है काम करता है। फार्म हाउस के मालिक का नाम है राकेश कुमार गिरी। राकेश कुमार गिरी के पास ये रोजाना उसी जंगल के रास्ते आता जाता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, राकेश कुमार गिरी के पास जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। तो राकेश कुमार गिरी कहता है कि देवेंद्र रॉय जो है मेरे पास पिछले 15 साल से काम कर रहा है और ईमानदार आदमी है, ये कुछ ऐसा गलत कर नहीं सकता। अब राकेश कुमार गिरी से सारी बातचीत होती है और देवेंद्र रॉय से बातचीत होती है तो इनकी बातों में कुछ अजीब सा लगता है पुलिस वालों की कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, देवेंद्र रॉय और उसके मालिक राकेश कुमार गिरी इन दोनों का DNA लेते हैं और जो 2 वहाँ पे कॉन्डम पाए थे यूज्ड, उसका भी DNA लेते हैं। और पुलिस वाले क्या करते हैं, इन दोनों का DNA लेके सागर में फॉरेंसिक लैब है, सागर स्थित फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है और जांच पड़ताल करवाई जाती है। और जांच पड़ताल जब करवाई जाती है और जब DNA सैंपल की रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। दरअसल जो कॉन्डम का DNA है और देवेंद्र रॉय और जो गिरी है राकेश कुमार गिरी, इन दोनों का DNA जो है उन दोनों कॉन्डोमों से मिल रहा था। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले देवेंद्र रॉय और उसके मालिक राकेश कुमार गिरी इन दोनों को हिरासत में लेते हैं और फिर इनसे पूछा जाता है। तो ये दोनों जो है पुलिस वालों को पहले भटका रहे थे, अपनी बातों में इधर उधर की बातें कर रहे थे और जब इधर उधर की बातें कर रहे थे तो पुलिस वाले इनसे प्रश्न उत्तर कर रहे थे, ये जवाब सही से दे नहीं रहे थे। इसके बाद पुलिस वाले क्या है, इनके साथ में थोड़ी सख्ती बरत देते हैं और जब सख्ती बरत दी जाती है तो ये दोनों एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को सुनकर दोस्तों पुलिस वाले चौंक जाते हैं। दरअसल होता क्या है, देवेंद्र रॉय जो है रोजाना की तरह जंगल के रास्ते फार्म हाउस पे जा रहा था। ये देखता है कि एक लड़का और एक लड़की जो है जंगल में बैठे हुए हैं, आसपास में कुछ भी नहीं है। अब देवेंद्र रॉय छुप जाता है एक पेड़ के पीछे और इन दोनों को देखने लगता है। अब लड़का और लड़की एक दूसरे को चूमने लगते हैं, इसके बाद थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं और फिर लड़का और लड़की आसपास देखते हैं कि कोई आ तो रहा नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, वहीं पे शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। देवेंद्र रॉय ये सारी चीज़ देखता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और सीधा जाता है अपने फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे इसका मालिक होता है राकेश कुमार गिरी। राकेश गिरी को जाके ये बताता है कि साहब जंगल में एक लड़का और लड़की जो है शारीरिक संबंध बना रहे हैं, मैंने उनको देखा है,
राकेश गिरी पूछता है कि कहाँ पे देखा, वो बताता है कि जंगल में सुनसान एरिया ना, वहीं पे हैं वो दोनों। तो राकेश गिरी क्या करता है, एक लाठी उठाता है और देवेंद्र रॉय के हाथ में देता है कुल्हाड़ी, और इसके जो फार्म हाउस है वहाँ पे 2 कॉन्डम रखे हुए थे। अब ये दोनों वहीं पे जाते हैं जहाँ पे लड़का और लड़की शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये दोनों चुपचाप वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि लड़का और लड़की संबंध बना रहे हैं, जैसे देवेंद्र रॉय ने उसे बताया था। राकेश गिरी लाठी लेकर जाता है, उस लड़के के सर में जोर से फुल स्पीड में लाठी मारता है, तो लड़का जो है एक ही लाठी में चित्त हो जाता है, ना कुछ बोल पाता है ना कुछ समझ पाता है, एक ही लाठी में बेहोश हो जाता है। अब लड़की वहाँ पे शोर मचाने की कोशिश करती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो ये दोनों कहते हैं कि शांत हो जाओ, जैसे हम लोग कह रहे हैं तुम वैसा करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जैसे तुम्हारे इस लड़के के साथ हुआ है वैसे ही तुम्हारे साथ होगा, हम तुम्हें मार डालेंगे। अब लड़की डर जाती है, अब मरता क्या ना करता, लड़की इनकी बातों को मानने लगती है। अब ये दोनों बारी बारी से उसके साथ गलत काम कर रहे थे, और जो दूसरी तरफ लड़का था मोनू, उसको धीरे धीरे करके होश आ रहा था। अब ये कर क्या रहे थे, जो लड़की के साथ गलत काम कर रहा था, और एक तो आदमी लड़की के साथ गलत काम कर रहा था, दूसरा आदमी कुल्हाड़ी लेके खड़ा था। अब मोनू जैसे ही हरकत करने की कोशिश करता, उससे कहते कि काट देंगे, शांति से पड़ा रहे। अब मोनू भी बेचारा शांत हो गया। अब इसके बाद ये दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं बारी बारी से। उसके बाद जो राकेश है, राकेश अपने नौकर से कहता है देवेंद्र से कि तुम ऐसा करो, फार्म हाउस पे जाओ। फार्म हाउस पे जगह बताता है कि इस जगह पे जहर की शीशी रखी हुई है, उस शीशी को लेकर आओ। अब जो राकेश है, जो देवेंद्र है, भागा भागा फार्म हाउस जाता है, वहाँ से जहर की शीशी लाता है। और अब ये दोनों क्या करते हैं, वो लड़का और लड़की को ज़बरदस्ती जहर पिलाते हैं। लड़का और लड़की ज़बरदस्ती जहर पी नहीं रहे होते हैं, लेकिन ये लोग मारने की धमकी देते हैं, लाठी डंडों से मार देंगे, कुल्हाड़ी से काट देंगे। तो लड़का लड़की डर जाते हैं, वो जहर पीते हैं, और जहर पीने की वजह से उल्टियाँ भी होती हैं, जो पुलिस को पाई थी। अब इसके बाद ये दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और लड़का और लड़की को मरते हुए देखते हैं। आखिरकार दोनों का अंत हो जाता है। देवेंद्र और जो राकेश है, ये दोनों वहाँ से फार्म हाउस चले जाते हैं। लड़के के पास जो आईडी है, मोबाइल है, और जो भी चीज़ हैं जिनसे इनकी पहचान हो सकती है, उन सारी चीज़ों को अपने साथ ले आते हैं। जो मोबाइल है उसे नौकर देवेंद्र रॉय रख लेता है, और आईडी वगैरह को जो राकेश कुमार गिरी है वो फार्म हाउस में छुपा देता है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद क्या होता है दोस्तों, जो नौकर है देवेंद्र रॉय, वो अपने मोबाइल को अपने एक दोस्त कांता कुशवाहा को दे देता है, गांव का ही जो दोस्त है, वो उसको ऑन कर देता है। पुलिस उधर कातिलों को ढूंढ रही होती है। अब जब कातिलों को ढूंढती है, मोबाइल ऑन होता है, तो पुलिस कांता कुशवाहा के पास जाती है। कांता कुशवाहा देवेंद्र रॉय का नाम बताता है, और देवेंद्र रॉय से राकेश गिरी तक पुलिस पहुंच जाती है, और फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि 14 दिनों तक लड़का और लड़की के परिवार वालों ने FIR दर्ज नहीं कराई थी, क्योंकि उनका मानना यह था कि लड़का और लड़की को ये लोग ही खुद ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लड़का और लड़की का कत्ल हो चुका है। अब क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जो है कड़ी से कड़ी मिलाई, और कड़ी से कड़ी मिला के जांच पड़ताल करके आखिरकार देवेंद्र रॉय और उसके मालिक राकेश गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर चार्जशीट लगाई जाती है, और चार्जशीट लगा के अदालत के सामने इन दोनों को पेश किया जाता है, और फिर इनके ऊपर केस चलता है। आखिरकार 30 दिसंबर 2023 को जो अदालत है वो अपना फैसला सुनाती है, और फैसला सुनाया जाता है कि देवेंद्र रॉय और राकेश गिरी, इन दोनों को डबल उम्र कैद की सज़ा मिली। यानी कि एक उम्र कैद के बाद जैसे इनकी एक सज़ा ख़त्म हो, वैसे ही इनकी दूसरी सज़ा शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जीवन एक है, एक ही उम्र कैद की सज़ा मिल पाती है, दो नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी अदालत ने इन लोगों को 2 कत्ल की वजह से 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फिलहाल ये दोनों सलाखों के पीछे हैं, और इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। ये सोच रहे थे कि ये बच जाएंगे, लेकिन ये बच नहीं पाए, आखिरकार जेल चले गए। लेकिन दोस्तों, जिस समय पे ये घटना हुई थी, उस समय पे पूरा प्रदेश हिल गया था कि आखिर इस तरह से लड़का और लड़की की हत्या की गई है, और लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर किसने इनकी हत्या की है। अब ये कातिल जो हैं सलाखों के पीछे हैं, और पुलिस ने सारी कड़ियाँ जोड़ दी। उसके बाद ये लोग पकड़े गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि जो राकेश कुमार गिरी है और उसका जो नौकर है देवेंद्र रॉय, इन लोगों ने बड़ी क्रूरता दिखाई,
और क्रूरता दिखा के इन दोनों ने सोचा कि ये कभी किसी के हाथ नहीं लगेंगे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने तो इनको पकड़ लिया। और दूसरी तरफ जो लड़का और लड़की हैं, ये दोनों बहुत ही होशियार थे, होनहार थे, और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इनके परिवार वालों को भी पता था, और लेकिन वो लोग इनकी शादी नहीं कराना चाह रहे थे। इसीलिए परिवार वालों ने सोचा कि शायद वो भाग गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने समाज में बदनामी ना हो जाए एफआईआर भी नहीं लिखवाई थी कि हमारे घर से 2 लड़का लड़की गायब हो गए। लेकिन आखिरकार उन्हें क्या पता था कि जो दोनों लड़का लड़की होनहार थे, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, उनका कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।